राजभाषा अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग, 1955 में श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा फिर से। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है। राज्य की भाषा संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाले भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबोरोक तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा, परंतु यदि 2 या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 346 में है ये। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद द्वारा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला टॉपिक है आपात उपबंध। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है: पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती,
अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा या घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव हैं। जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो इसके ये प्रभाव होते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद का राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है। यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती, संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। चौथा है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971-77 का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 5वां पॉइंट है, अनुच्छेद 358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि यह अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसे विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित हैं, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो, में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्प अवधि हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 ईस्वी को वापस ले ली गई। दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई बाह्य आक्रमण के आधार पर। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 ईस्वी में वापस ली गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है। राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है।
इससे अधिक के लिए संसद में अनुमति लेनी पड़ती है, संसद से अनुमति लेनी पड़ती है और यह 6 मास की होती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, भार्गव मंत्रिमंडल के पतन का कारण। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा। 19 जुलाई 1990 ईस्वी से 9 अक्टूबर 1996 ईस्वी तक। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्वामित्व, वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है। इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है। यहाँ पे शपथ दिया है और त्यागपत्र दिया है। पद राष्ट्रपति अपने शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति को और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है, ये एक लोकसभा सदस्य के रूप में लेता है और यहाँ पे त्यागपत्र ये उपाध्यक्ष को देंगे। वित्तीय आपात का प्रभाव उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। चौथा, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 370। अब ये विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हो चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान की संशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15वां राज्य है, परंतु पहली अनुसूची के राज्यों से संबंधित सभी उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। अनुच्छेद 370 का खंड 1 यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे और उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति संघ सूची एवं संवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिन्हें राष्ट्रपति उक्त राज्य की सरकार से परामर्श करके उन विषयों के समान विषय घोषित कर दे जो जम्मू कश्मीर अधिमिलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में उन विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट है और जिनके संबंध में डोमिनियन व्यवस्थापिका उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। हालांकि यह शक्ति उन शक्तियों के उन अन्य विषयों तक ही सीमित रहेगी। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे कि इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 1 के समस्त उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है और जहां संपत्ति का अधिकार वहां के स्थायी नागरिकों को मूलाधिकार के रूप में प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भारत के संविधान के भाग 4 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार समवर्ती सूची में से कुछ
विषयों पर ही कानून बना सकती है। भारतीय संसद को राज्यों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में ये शक्तियां राज्य विधानमंडल को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के उपबंध जम्मू कश्मीर तथा भारत के बीच संबंधों से संबंधित उपबंधों को छोड़कर राज्य के विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके संशोधित किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे संशोधन जिससे राज्यपाल या निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारत के संविधान संशोधन को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है। संवैधानिक आदेश 1986 द्वारा अनुच्छेद 249 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय हित के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की सहमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकती है। राज्य के नाम या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 राज्य क्षेत्र के किसी भाग को प्रभावित करने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, अनुच्छेद 253। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल का शासन एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 एवं 357 को संशोधन आदेश 1964 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य तक विस्तृत किया गया है। जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राज्यपाल का शासन 27 मार्च 1977 को लगा और पहली बार राष्ट्रपति शासन 7 दिसंबर 1986 को लगा। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में ही रहा, 19 जुलाई 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। संवैधानिक आदेश का संशोधन करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता अनुच्छेद 135 और अनुच्छेद 139 को छोड़कर को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू कर दिया गया है। भारत के अंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर और भारत की है, जो भारत के किसी और राज्य के लोगों के पास नहीं है। याद रखिएगा, अब जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का होता है। यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर ले तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और अगर वह पाकिस्तानी पुरुष से विवाह कर ले तो उस पाकिस्तानी पुरुष को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग वहां पर किसी प्रकार की ज़मीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर में हिंदू एवं सिख अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। याद रखिएगा, जो प्रतीक है उसके नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र है सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में ये अंकित है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया ऊपर,
बीच में सफ़ेद और गहरा हरा रंग नीचे है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का तथा सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का तथा हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में हुआ था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने की, में गाया गया। इससे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर INA के सिपाही को जाता है। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। राष्ट्रीय फल आम मैनीगिफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसका साइंटिफिक नेम ये है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी
4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन और इसका साइंटिफिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु है। संसद की वित्तीय समितियां। प्राक्कलन समिति पहली है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है। यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किए जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस नहीं होती, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे आप लघु लोकसभा भी कह सकते हैं, इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा, दोनों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है। 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया। उसी समय से विरोधी दल यानी कि विपक्ष के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को लोक लेखा समिति में सह सदस्य माना जाता है, इसीलिए उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है, यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण की खोज सकती है। अगला है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई हैं उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सकें। सरकारी उपक्रम की समिति। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है।
समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य हैं: सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। कुछ अन्य मुख्य समितियां: कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति, इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। नियम समिति। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इनमें से 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 और लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसमें 9 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं। 6 सदस्य लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य होते हैं। पंचायती राज्य। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज्य का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी, अनुच्छेद 243 में है। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ। पहली है बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी। फिर उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में, PVK राय समिति 1985 में, LM सिंधवी समिति 1986 में, 64वां संविधान संशोधन 1989 में, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ड़ तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ड़ तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है।
वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। 73वां संविधान संशोधन की प्रमुख बातें। इसके द्वारा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज्य संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क अनुच्छेद 243 त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, भाग 9 क अनुच्छेद 243 में त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नगर पालिका के प्रकार। पहला है नगर पंचायत, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर परिषद, छोटे नगर क्षेत्र के लिए। और नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट: नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी।